कि कभी छूट मिलेगी, कभी कर्ज माफी हो जाएगी, ना दे पाए, कहीं का किस ना हो जाए, तो उस अधिकारी उस कर्मचारी को उल्टा लटकाने का काम यहाँ पर किया जाए। क्योंकि सारी सहकारी संस्थाओं को गबन, भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बन गए थे। इसी तरीके से एक बार बैठ पाए घुसघुसा के, फिर से उठे, फिर बैठने में समस्या, तो आपने फिर से खड़ा कर दिया। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कृषि व कृषि अनुसंधान मंत्री माननीय बलदेव सिंह औलख जी, और जो लोग अध्यक्ष बन गए हैं उसकी वजह यही है कि पुराने समय से इनको गांव पे सब सहकारिता के चुनाव बुलाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सहकारी हमारी प्राथमिक सहकारी समितियों के अध्यक्ष और अन्य सहकारी समितियों के अध्यक्षगण हैं, इनको चुनाव जीतने में इसीलिए आसानी हुई, इतना माहिर खिलाड़ी सहकारिता के चुनाव का यहाँ पर वो संचालन कर रहे थे, तो इसलिए आप लोग आराम से जीतते हुए चले गए। और हमारा उद्देश्य था कि यहाँ पर सहकारिता के क्षेत्र में अच्छे लोगों को बैठाया जाए। पूर्व के समय में समाजवादी पार्टी की सरकार में, बसपा में इस प्रकार की अराजकता इस क्षेत्र में व्याप्त हो गई कि पूरी तरीके से सहकारिता विभाग समाप्त हो गया, खत्म हो गया था, और वहां से कोई आगे बढ़ने की संभावना ही समाप्त हो चुकी थी। पूरे देश ने उम्मीद छोड़ दी थी कि सहकारिता में उत्तर प्रदेश कुछ हो भी सकता, क्योंकि सारी सहकारी संस्थाओं को गबन, भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बन गए थे, और यहां से इतना ज्यादा धन खींच लिया गया था कि ये संस्थाएं अब अपने पैरों पे खड़े करने की स्थिति में ही नहीं रह गई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में निरंतर यहाँ पर 2017 से प्रयास हो रहा है, और 2022 में जब से मैं यहाँ पर मुझको एक जिम्मेदारी मिली है, और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की आप सोचिए कि किस तरह से सहकारिता को लेकर वो सजग हैं, और उनका कितना इस पर जोर है कि जो सहकारिता विभाग कृषि विभाग के अंतर्गत आता था, और केंद्र सरकार में उसका कोई मंत्रालय भी नहीं होता था। सहकारिता विभाग केंद्र सरकार में एक छोटे से कमरे से संचालित होता था। ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर का एक व्यक्ति, एक आईएएस अधिकारी, उसका ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत का इंचार्ज होता। कोई दिशा नहीं थी सहकारिता को, लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस सहकारिता की आवश्यकताओं को समझा, और सहकारिता के द्वारा किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था का, ग्रामीणों का, किसानों का भला हो सकता है, उसको समझकर एक नया सहकारिता मंत्रालय 6 जून 2021 को बनाने का संकल्प लिया, काम किया, और देश के सबसे सक्षम, सबसे ताकतवर मंत्री माननीय अमित शाह जी को इस विभाग की जिम्मेदारी देने का काम। उससे उनके इरादे स्पष्ट हो गए कि वो सहकारिता के क्षेत्र में कितना बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, और वो कर भी माननीय अमित शाह जी लगातार दिखा रहे हैं। आज पूरे देश में सहकारिता का एक स्वर्ण युग चल रहा है। सहकारिता हर क्षेत्र में नित्य नए आयाम, कीर्तिमान, प्रतिमान स्थापित करता हुआ चला जा रहा है। ये माननीय अमित शाह जी की सोच और योजना और रणनीति के हिसाब से पूरे देश में एक व्यापक स्वरूप सहकारिता क्षेत्र लेता चला जा रहा है। और जिस तरह से किसानों की चिंता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, और उन्होंने कहा कि हम किसानों की आय को 1.5 गुना करना चाहते हैं, 2 गुना करना चाहते हैं, और इसके लिए किस प्रकार से युक्तियां हों,
विपक्षी लोग बहुत हो हल्ला करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब आप 2014 में सरकार में थे तो कृषि के लिए बजट कितना था आपने के पास? आपने मुश्किल 30,000 करोड़ का बजट कृषि विभाग के लिए रखा था, 25-30,000 करोड़। और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में उस बजट को बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ करने का काम किया। और इसमें जो सब्सिडी मिलती खाद के रूप में वो अलग है, किसान सम्मान निधि का पैसा वो अलग है। आज किसानों की बेहतरी का आलम यह है कि 2014 से पहले आप देखते होंगे कि कितने किसान उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो, वहां पर किसान बड़ी संख्या में आत्महत्या किया करते थे और वो सूचनाएं अखबार में निरंतर छपती रहती थी, उन पर विराम नहीं लगता था। आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वही 2014 से पहले वाली स्थिति रह गई? आज धीरे धीरे किसान सक्षम हो रहा है, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। उस प्रकार की घटनाओं में कमी नहीं, लगभग शून्य हो गई है। और इस बड़े बदलाव का कारण है जिस तरीके से किसानों की आय को लगातार दुगना करने का काम हुआ है और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देकर एक सहारा देने का काम किया, एक संबल देने का गरीब किसानों को काम किया, जिसके कारण आज किसान अब बहुत बड़ी परिस्थिति से जूझ रहा है और उससे जूझकर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मित्रों, सहकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़े व्यापक बदलाव इस देश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी निरंतर वो बदलाव किए जा रहे हैं और कोई व्यवस्था को बदलते बदलते नीचे जमीन पर लाते लाते थोड़ा समय लगता है। लेकिन इस बीच जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में यहां पर काम हुआ है, लगातार कोई भी योजना किसानों के हित की लेकर जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी कभी मना नहीं करते हैं और वो उत्साह बढ़ाकर कहते हैं कि नहीं, इसको जरूर करना चाहिए। जब मैं उनसे सुनता हूं कि अपना कोई प्रस्ताव मैं लेकर जाता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी जब इस तरह से कहते हैं कि नहीं, इसको जरूर करना चाहिए तमाम बड़े अधिकारियों के बीच में, तो उत्साह बढ़ता है और योजना को किस तरीके से नीचे उतरने में आसानी होती है आप समझ सकते हैं। इस प्रदेश की 16 जिला सहकारी बैंक ऐसी थी जिनके लगभग 18 लाख खातेदार थे। किसानों का पैसा नहीं दिया जा रहा था, जिसमें हमारा सीतापुर, हरदोई से लगाकर सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रयागराज, फतेहपुर और तो और गोरखपुर की माननीय प्रधानमंत्री के, माननीय मुख्यमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र, उनके कर्म क्षेत्र, विधानसभा का भी क्षेत्र है, वहां की जिला सहकारी बैंक भी और माननीय प्रधानमंत्री की वाराणसी की जिला सहकारी बैंक, ये सब बंद हो चुके थे, इन पर ताले लगाए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन पर लाइसेंस निरस्त कर दिया था। जब मैंने सहकारिता विभाग की मुझे जिम्मेदारी दी गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट में पूछा कि भाई सहकारिता मंत्री जी, ये जो 16 जिला सहकारी बैंक है, टूटी पड़ी है, बंद है, इनके लिए तुम्हारे पास क्या योजना है? इनमें किसानों का पैसा नहीं दिया जा रहा है, हमारी तरफ से जो व्यवस्था हो सकती, सहयोग हो सकता है, वो सब कर चुके, लेकिन फिर भी बंद है। मैंने कहा महाराज जी, मैं बातचीत करके अगली बैठक बताऊंगा। उसके बाद मैंने अधिकारियों से बातचीत करके कहा भाई, पूरे प्रदेश में 50 तो जिला सहकारी बैंक है, उसमें से 16 बंद है और 10-12 बंद होने की कगार पर है। आखिर इसी तरीके चलता रहा तो 5 साल में सभी बंद हो जाएंगे। हमने समाधान उसका निकालने का काम किया। अगली बैठक फिर हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कैबिनेट के, फिर उन्होंने पूछा कि माननीय सहकारिता मंत्री बताए कि क्या बात है, कैसे करोगे।
तो मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने योजना बना दी है, हम चर्चा करेंगे आपसे। और उसके बाद मैं जब उनके आवास पर मिलने गया तीसरी बार, तो मैंने कुछ अन्य विषय पर बात करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा पहले तो वो बताओ 16 जिला सहकारी बैंक कैसे चलेंगे। वहां के खातेदार हैं, किसान हैं, गरीब हैं, जिनका पैसा जमा है। कोई आ जाता है कि मेरी माता जी को इलाज कराना है, इसमें हमें 50,000 दिला दीजिए। कोई आ जाता है कि हमारे 8 लाख रुपया जमा है, हमारी बेटी की शादी है, कुछ पैसा दिला दीजिए, बेटी की शादी कर ले। कोई कुछ कह के यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पर आता है जनता दरबार में। कोई गोरखपुर में जाता हूँ तो मंदिर में आ जाता है, जिलों के उसमें जाता हूँ, कभी कभी कोई एप्लीकेशन मेरे पास आ जाती है। मैंने कहा महाराज जी, आपने तीसरी बार मुझसे कह रहे हैं, अब चौथी बार आपको नहीं कहना पड़ेगा। सारा समाधान हमने निकाल लिया है और सभी खातेदारों को पैसा देने की व्यवस्था की। 1 सितंबर 2022 से पैसे की व्यवस्था की, देना शुरू किया। मुझको मैंने 2100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की और फिर मैंने 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक बांटना शुरू किया, तो केवल 400 करोड़ रुपए बढ़ पाए। पहले मैं सोच रहा मीडिया में घोषणा करूं कि ना करूं। मीडिया में घोषणा करने के बाद हो सकता है कितने ग्राहक टूट पड़े और हम पैसा ना दे पाए, बैंक का फिस ना हो जाए। तो मैंने कहा कि इसको देख ले पहले, और 30 सितंबर तक योजना चलाई। उसके बाद 30 सितंबर को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 1 अक्टूबर से सभी खातेदारों को पैसा मिलेगा ऑन डिमांड। जो खातेदार किसान जितना उसका मूलधन समेत ब्याज समेत जितना बनता है वो बैंकों में जाए, उसका पूरा पैसा तत्काल उसको भुगतान किया जाए। और उसके बाद 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हुई प्रक्रिया आज तक निरंतर चल रही है। कहीं पूरे प्रदेश में कोई शिकायत नहीं है, सबको पैसा दिया जा रहा है। हमने तो 2100 करोड़ की व्यवस्था करी थी, अभी तक केवल 1200 करोड़ बच पाए। अभी पैसा बचा हुआ बहुत सारा। हम लगातार बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों से कहते हैं, भैया फोन करके बुला के दो पैसे इन लोगों। किसानों के एक भी पैसा अगर रह गया तो मैंने कहा अधिकारियों कर्मचारियों को मैं छोड़ूंगा नहीं। कोई किसान अगर मेरे पास शिकायत लेकर आ गया कि मेरा पैसा बैंक जमा है और अधिकारी कर्मचारी पैसे नहीं दे रहे हैं, तो उस अधिकारी और उस कर्मचारी को उल्टा लटकाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। आज पूरे प्रदेश में सभी जिला सहकारी बैंकों में वित्तीय लेन देन, वित्तीय अनुशासन के कारण इतने तेज गति के साथ ये बैंकें बढ़ रही हैं। अभी जैसा इन्होंने डीआर महोदय ने कहा कि हमने अगले साल 3 करोड़ प्रॉफिट का लक्ष्य रखा है। इससे इस साल कितना लक्ष्य था? इससे इस साल प्रॉफिट कितना था? मात्र 50 लाख का प्रॉफिट था और इससे पहले वो भी 20 लाख। तो ये समझिए कि किस स्थिति में रामपुर की जिला सहकारी बैंक थी। अब आप देखते जाइए कि अगली साल 3 करोड़ पहुंचेगा और फिर उसके बाद 5-7 करोड़ पहुंचेगा, 10 करोड़ से लगाकर 25 करोड़ तक पहुंच जाएगा, पता नहीं चलेगा। ये सब आपका बैंक है, एक किसानों का बैंक है, किसी के घर की बपौती नहीं है। यहां पर इन बैंकों को कैसे लूटा गया, कैसे इन बैंकों को बर्बाद किया गया। आज कोई किसी बैंक को बर्बाद करने के लिए, कोई किसानों के पैसे को लूटने के लिए अगर आता है, अगर उस नियत से आएगा तो निश्चित रूप से उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी, उसके लिए कहीं स्थान नहीं होगा। मित्रों, पूरी व्यवस्था यहाँ पर बना दी गई कि जिस प्रकार से जो भी किसान इस बैंक से जुड़ेगा, सस्ती से सस्ती दरों पर जो हमने ग्राहक लोग दे रहे हैं 30% पर, हम तो कोशिश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से ये सही से आप चला लीजिए बैंकों को, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि थोड़े की जरूरत है, अभी थोड़ा पैसा आप दे रहे हैं, थोड़ा और दे दीजिए। हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि 3% से भी घटा के थोड़ा 2% कर दो, 1% कर दो। मैं उसको लिए भी आगे माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना रह जाए। बस किसान भाइयों से निवेदन इतना है कि समय पर अपना लोन चुकता करते रहिए और समय पर कर भैया बोले आपकी छांट पर आई आस, इस उम्मीद में मत रहो कि कभी छूट मिलेगी, कभी कर्ज माफी हो जाएगी। आप ये अपना जमा करते रहिए, अच्छी तरीके से सुविधाओं को उपभोग करो।
इतना तनाव सिर पर लेकर मत चलिए। अगर आप उसका उपयोग करते रहोगे तो पता चला कि नहीं तो 7% पड़ जाएगा जाके। अगर सही समय जमा करते मात्र 3% पड़ रहा है। और अगर आप अच्छी तरीके से चलाते रहोगे तो इसको हम और अच्छी तरीके से और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। ये सहकारिता विभाग बड़े एक खड़ा कैसे हुआ? 1904 में इस देश में आंदोलन चला सहकारिता को लेकर, और उस समय बड़े बड़े पूंजीपति जो थे वो अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते थे, डेयरी की फैक्ट्री लगती थी। उस समय वो अपने शर्तों पर, अपनी कीमतों पर किसानों से दूध लेने का काम करते थे। किसानों को जब दिक्कत हुई कि किस तरह से हम इनसे लड़ पाए, तो उस समय किसानों ने तय किया कि बड़े पूंजीपतियों से लड़ने के लिए हमको छोटी छोटी पूंजी इकट्ठा करके और हम एक बड़ी पूंजी बना दें, और उसके बाद इन बड़ी पूंजी बनाकर हम भी उन्हीं की तरह से एक डेयरी उद्योग को स्थापना करें। उसकी परिणति हुई कि तमाम हमारी माताओं बहनों ने 100 रुपए इकट्ठे किए और अमूल जैसी डेयरी की स्थापना की गई, और जो डेयरी बढ़कर आज बहुत बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों को टक्कर दे रही, उसकी टक्कर की डेयरी कोई आज भारतवर्ष में नहीं है। इतनी बड़ी डेयरी खड़ी करने का काम हमारी माताओं बहनों 100 रुपए से करने का काम किया। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?